हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 6 जून 2025। न्यूज़ टुडे में आप लोगों का स्वागत है। आज का फर्स्ट न्यूज है, भारत ने पेरिस मंत्री स्तरीय बैठक विश्व व्यापार मतलब WTO में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। WTO का फुल फॉर्म ही बता दीजिए। वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पेरिस में WTO के 25 देशों की उच्च स्तरीय लघु मंत्री बैठक के दौरान भारत ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री WTO के आधुनिकीकरण के लिए भारत का विजन प्रस्तुत किया। आपको मैं बता दूं, उन्होंने व्यापारिक विकृति को दूर करने के लिए बहुपक्षीय गवर्नेंस को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि यह वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से काफ़ी आवश्यक हो गया था। अगर हम पेरिस WTO के आयोजन मंत्रिसभा की बैठक में भारत की प्रमुख भूमिका यह दर्शाती है कि बहुपक्षीय व्यापार को फिर से बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। भागीदार देशों के बीच WTO को मजबूत करने, इसकी मूलभूत नीतियों को सम्मान और वैश्विक व्यापार बढ़ावा देने सामूहिक वास्तव में WTO की मौजूदा व्यवस्था के भीतर व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। अगर हम इसके थोड़ा सा आगे डिटेल देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें भारत का प्रस्ताव क्या रहा और WTO के कार्यप्रणाली से जुड़ी समस्या क्या रही, ये तो जानना पड़ेगा ना कि भाई इसे सुधार के आप अपनी पक्ष रखते हैं तो इसे भाई कमियां तो बताना पड़ेगा कि क्या समस्या है। तो भारत ने फर्स्ट प्रस्ताव रखा था गैर प्रशुल्क बाधाओं से निपटना। ये क्या होता है, ज़रा इसके बारे में ज़रा बताएं। बिल्कुल, मतलब यह सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, तकनीकी के मानकों का पालन, एंटी डंपिंग के मामले, यातायात कोटा निर्धारित करना, यातायात लाइसेंस जैसे कदम उत्पादों को दूसरे देश बाजारों पहुंचने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ द्वारा भारत में गैर बासमती पारबॉइल्ड राइस के लिए मैक्सिमम रेसिड्यूल लेवल तय करना। दूसरा है गैर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था द्वारा उन्नत की गई विकृतियों का समाधान। इसका क्या मतलब है बताते हैं। कई देशों की सरकारें ने बाजार में हस्तक्षेप करके प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं और कुछ घरेलू हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए पक्षपातपूर्ण कदम उठाती हैं। उदाहरण सहित मैं बताऊंगा। उदाहरण के लिए चीन द्वारा दुर्लभ भूतत्वों रेयर अर्थ निर्यात पर कोटा लागू करना, है ना। तीसरा पॉइंट है WTO की विवाद निपटान प्रणाली की पुनर्बहाली। आपको मैं बता दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपीली निकाय के सदस्यों की नियुक्तियों पर आपत्ति जताई है। इसकी वजह से 2019 से यह अपीली निकाय निष्क्रिय है। भारत ने बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट MPIA जैसे विकल्पों तंत्र की स्थापना का विरोध किया है ना। नेक्स्ट है WTO के दायरे में प्लूरिलेटरल विषयों को लाने का विरोध। इसका क्या मतलब है, यह है एक तरह से सभी सदस्यों की बजाय कुछ सदस्य देश द्वारा वार्ता की जाती है। भारत ऐसी पहलों का विरोध करता है। बात तो सही है। अगर हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं तो जैसे कि IFD विकास के लिए निवेश सुविधा प्लूरिलेटरल पहल है जिसका भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों ने विरोध किया है। नेक्स्ट है WTO के अधिकार क्षेत्र का पारंपरिक व्यापार विषयों से परे विस्तार करने का विरोध। मतलब WTO की वार्ता में गैर व्यापार मुद्दों को उठाना तथा मतभेद और गहराई। उदाहरण के लिए जैसे यूरोपीय संघ क्या करता है कि कार्बन टैक्स से भारत का विरोध कर रहा है। यूरोप संघ के कार्बन टैक्स का मतलब भाई तुमने पहले विकास कर लिया,
बाद में जो डेवलप कंट्री हैं वो विकास कर रहे हैं, उसमें कार्बन टैक्स ठोक रहे हो, तो कहीं ना कहीं मतलब इंसाफी वाली बात है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, सुरक्षा बलों ने भारत म्यांमार सीमा पर अभियान शुरू की। अच्छा, सुरक्षा बलों ने क्या है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत ने बलों ने अज्ञात सशस्त्र व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने के बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अभियान शुरू किया। जरा एक चीज़ बताइए हमको कि भारत के पूर्वोत्तर सीमा पार सुरक्षा संबंधित खतरे क्या हैं। तो मैं बताता हूँ, विद्रोही गतिविधियाँ। अक्सर देखा जाता है कि विद्रोह गुटें जैसे NSCN के ULFA जैसे एक प्रशिक्षित संगठन को मजबूत बनाने और भारतीय सुरक्षा बलों के हमले करने के लिए म्यांमार को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट है, जाति संघर्ष और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या। आजकल देखा जा रहा है कि म्यांमार में राजनीतिक उथल पुथल के विशेष रूप से 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद शरणार्थियों को विशेष रूप से चीन रोहिंग्या जातीय समूह के आगमन बढ़ा है, जिससे इसे पूर्वोत्तर भारत में कानूनी व्यवस्था को जुड़ी समस्या उत्पन्न हुई है तथा संसाधनों का दबाव भी पड़ा है, जिससे स्थानीय आक्रोश में वृद्धि हुई। ये तो होना ही था। नेक्स्ट है, हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी। अक्सर देखा जाता है कि मतलब गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से म्यांमार के मध्य से मणिपुर, मिजोरम ड्रग्स प्रवेश और नस्ली दवाओं का दुरुपयोग होता है। ऐसी समस्याओं बढ़ाता है जो गोल्डन ट्रायंगल भारत में हीरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी प्रमुख स्रोत है। ये तो कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, ये सब ने हमने बात कर लिया कि मतलब भाई इस कमियों के सुधार के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इन खतरों से निपटने के लिए उठाए गए क्या कदम है, ये भी तो बताइए कि कदम क्या उठाए। बिल्कुल, कानूनी नीतियाँ। अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, NRC लागू किया गया। म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म किया गया है ना। नेक्स्ट है, आतंकवाद रोधी अभियान। अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार विद्रोही शिविरों को नष्ट करने के लिए भारत सेना और म्यांमार की सेना संयुक्त अभियान ऑपरेशन सनराइज चलाए जा रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा राज्य खुफिया निदेशालय, जिसे DRI द्वारा सक्रिय अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि सीमा अवसंरचना निगरानी मतलब कम्युनिकेशन एग्रीगेंट बॉर्डर और मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे CIBMS के रूप में अंतर्गत स्मार्ट बाड़ लगाना, सीमा चौकियों को मजबूत करना भी शामिल है। ठीक है, चलिए, ये हम लोगों ने सुरक्षा बलों ने भारत म्यांमार से अभियान शुरू किया, उसके बारे में देखा। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीति साझेदारी में CSP के 5 वर्ष पूरे हो गए। अच्छा, सच में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापार रणनीति साझेदारी CSP के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्थिर और सुरक्षित संवेदी हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा विजन को दोहराया। यह विजन दोनों देशों के आपसी सहयोग को मार्गदर्शन करता है। अगर हम दोनों देशों के ऑस्ट्रेलिया और भारत संयुक्त अवसंरचना परियोजना की बात करें तो यह हस्ताक्षर का स्वागत किया। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद जैसे स्वरूप के खिलाफ मिलकर कार्य करने की सहमति जताई। अगर हम ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीति साझेदारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें, जैसे CSP के बारे में, तो यह वर्ष 2020 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों और रणनीति साझेदारी में व्यापक साझेदारी अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इस सब बात बनने पे एक सवाल भी उठता है कि भाई आप ज़रा ये भी बताएं कि भारत के विदेश नीति के उद्देश्य में भारत ऑस्ट्रेलिया कैसे सहायक है। फर्स्ट है, स्वतंत्र और मुक्त हिंद महासागर क्षेत्र को सुनिश्चित करें। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य हैं। इस तरह से दोनों देश समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहयोग कर सकते हैं।
और राइटर कहते हैं, दोनों देशों ने IUCI NDX मालाबार जैसे सैन्य अभ्यासों में भागीदारी से आपकी तालमेल और नव सैनिक सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक, आर्थिक और साझेदारी की विविधता लाना, जैसे कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते जैसे ECTA आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन के अ, श्रृंखला लचीलापन पहल जापान जैसे के साथ पहलों के दोनों देश व्यापार विस्तार कर रहे हैं। अगर आगे बात करते हैं कि हाँ बहुपक्षी बहुपक्षी बहुपक्षीय क्षेत्रीय मंचों की सहभागिता, अक्सर देखा जाता है कि दोनों देश ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इंडिया ओपन रेम एसोसिएशन जैसे मंचों को सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं। ठीक है, जरा थोड़ा सा इसके व्यापार रणनीति साझेदारी के CPSP के तहत सहयोग के मुख्य क्षेत्र को देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, CSP के मुख्य सहयोग के क्षेत्र हैं विज्ञान, तकनीकी और अनुसंधान में सहयोग। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं, कोविड-19 जब था, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीति अनुसंधान निधि की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, खुले और समावेशी हिंद महासागर जैसे समुद्री सहयोग, दोनों देशों इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जैसे IPOI के समर्थन करते हैं। नेक्स्ट, रक्षा सहयोग, इसके उदाहरण के लिए हम पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता समझौते जैसे 2+ वार्ता आदि का सहयोग लेते हैं। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग, दोनों देशों के पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में EAS संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। नेक्स्ट, आतंकवाद, दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद व्यापक अभियान जैसे CCIT के शीघ्र अपनाने का समर्थन करते हैं। आर्थिक सहयोग, जैसे दोहरा कराधान परिहार समझौता DTAA के तहत है। अन्य लोगों के बीच संपर्क और कृषि क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। ठीक है, ये हम लोगों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापार रणनीति साझेदारी के 5 वर्ष पूरे होने पर चर्चा किया। नेक्स्ट न्यूज है, भारत ने 8वें GPTRR 2025 में विश्व के सबसे बड़ी आपदा जोखिम न्यूनीकरण वित्त पोषण प्रणाली का प्रदर्शन किया। ये क्या है बताइए जरा। 8वें वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच GPTRR आयोजित जेनेवा में किया गया। इसे भारत और आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR वित्त पोषण प्रणाली की स्थापना का समर्थन करने के लिए समर्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्त तंत्र की कमी को उजागर किया है। अगर इस संबंध में हम भारत के वैश्विक सुविधा स्थापना का आह्वान किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और वैश्विक वित्त समर्थन और सुविधा वित्त पोषण तकनीकी सहायता ज्ञान साझा करने का मंच प्रदान करेगी। अगर हम भारत के आपदा DRR वित्त पोषण प्रणाली के बारे में बात करें, तो भारत का दृष्टिकोण रहा है कि भारत लचीलेपन की आधारशिला के रूप में एक मजबूती उत्तरदायी DRI वित्त पोषण संस्था का समर्थन करता है। अगर हम भारत की प्रगति की बात करें, तो प्रारंभिक आवंटन ने वित्त आयोग ने 6 करोड़ रुपए लगभग $0.7 मिलियन का आवंटित किया है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, तो 15वें वित्त आयोग के तहत राशि यह 2.32 ट्रिलियन रुपए से लगभग 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुकी है। अगर हम DRI वित्त तंत्र की बात करें, तो भारत एक पूर्व निर्धारित और नियम आधारित आवंटन प्रणाली का पालन करता है। इसे राष्ट्रीय स्तर के राज्य जिला स्तर तक धन और प्रवाह सुनिश्चित होता है, जिसे 2025 तक आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट,
इस बदलाव से यह सुनिश्चित किया गया है कि आपदा के समय वित्त सहायता अब असंगठित प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संरचित और पूर्वानुमान योग्य है। अच्छा, सच है। हम बात करते हैं कि भारत DRI वित्त पोषण डिस्क 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित के रूप में कार्य कर रहा है। पहला, तैयारी और समर राहत और पुनर्प्राप्ति के लिए समर्थित वित्त प्रावधान। दूसरा, प्रभावित लोगों को कमजोर और समुदाय की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। तीसरा, वित्त संसाधनों के सभी सरकारों स्तरों, केंद्र और राज्यों को स्थानीय स्तर पहुंच सुनिश्चित करना। चौथा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सभी खर्चों का मार्गदर्शन करने वाले मापने योग्य परिणाम। ठीक है, इस सब बात करने के बाद हम जरा यह बात करते हैं कि अन्य संबंधित तथ्य। अफ्रीका संघ आपदा जोखिम अवसोचना गठबंधन CDRI का 54वां सदस्य है। यह घोषणा जनेवा में आयोजित 8वें 2025 में आयोजित किया गया। अगर हम 2006 में स्थापित GPDRI 2025 की थीम रही है, हाँ थीम इम्पोर्टेंट है, थीम रही है एवरी डे काउंट्स एक्ट फॉर द रिलीजियस टुडे। इम्पोर्टेंट है, याद रहे। यह वैश्विक मंच है जहां प्रतिभागी आपदा जोखिम को कम करने में हुई प्रगति की समीक्षा करता है, नया ज्ञान साझा करते हुए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करते हुए हालिया प्रगति और रुझानों पर चर्चा करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने GPDRI को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेडाई फ्रेमवर्क कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में मान्यता दी है। चलिए, हम लोगों ने GPDRI के बारे में बात की। अब बात करते हैं कि भारत और किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि आधिकारिक तौर पर लागू किया। भारत किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि, जिसे हम BIT पर जून 2019 में हस्ताक्षर किए थे, यह संधि 5 जून 2025 को लागू हो गई है। अगर हम आगे बात करें, यह नई द्विपक्षीय निवेश संधि 2000 में लागू हुई संधि की जगह ली। इस तरह से नई संधि दोनों देशों के बीच सुरक्षा को निरंतरता सुनिश्चित करेगी। अगर हम भारत और किर्गिस्तान के द्विपक्षीय निवेश संधि के बारे में बात करें तो यह संधि दोनों देशों के निवेश अधिकारों और दोनों देशों की अपनी संप्रभुता विनिमय शक्तियों के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है। साथ ही यह मजबूत और पारदर्शी निवेश निर्माण के लिए दोनों देशों से साझा प्रतिबद्ध भी दर्शाती है। अगर हम द्विपक्षीय निवेश संधि के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो अगर फर्स्ट है परिसंपत्ति की परिभाषा। आप इसमें उद्यम अधिकारी परिभाषा अपनाया गया है। इसे परिसंपत्तियों को शामिल किया जाएगा और किन्हें बाहर रखा जाएगा उन्हें भी परिभाषित किया गया है। इसके अलावा इन्हें निवेश की प्रकृति भी स्पष्ट की गई है, जैसे पूंजी प्रतिबद्धता, लाभ की अपेक्षा जोखिम वहन करना आदि शामिल हैं। अगर हम नीतिगत के दायरे से बाहर रखना, स्थानीय सरकार खरीद कराधान, अनिवार्य लाइसेंस आदि के संधि के दायरे को बाहर रखा गया है ताकि दोनों देशों द्वारा नीति निर्माण स्वतंत्रता बनी रहे। नेक्स्ट, सार्वधिक तरजीह राष्ट्र या मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड को हटा दिया गया है। पहले यह प्रावधान निवेशकों को होस्ट देश के अन्य के साथ संधियों को अनुकूल शर्तें चुनौती की अनुमति देता था। यह प्रावधान हटाए जाने से सभी निवेशकों का साथ समान और व्यवस्थित व्यवहार किया जाएगा। संधि में सामान्य और सुरक्षा अपवाद भी शामिल किए गए। इन अपवादों के जरिए संधि में शामिल देशों को नीति निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। यह संधि समान अपवाद के उदाहरण है। पर्यावरण सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, सेफ्टी सुनिश्चित भी करेगा। नेक्स्ट, संशोधित विवाद समाधान तंत्र। निवेशकों को पहले स्थानीय विवाद निपटान तंत्रों का उपयोग करना होगा। इसे संतुष्टि नहीं होने पर ही अंतर्राष्ट्रीय पंचायत का रूप कर सकते हैं। इसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, हम लोगों ने भारत किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि BIT आधिकारिक तौर के बारे में बात की। अब नेक्स्ट न्यूज है। अब न्यूज हम बात करेंगे सुर्खियों में रहे न्यूज।
ठीक है, चलिए सुर्खियों में रहे फर्स्ट न्यूज है इंडेक्स कार्ड। ये क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावी डेटा रिपोर्टिंग को अधिक कुशल बनाने के लिए एक सरल तकनीकी संचालित प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली इंडेक्स कार्ड के रूप में सांख्यिकीय रिपोर्ट को स्वतः तैयार करेगी। यह तकनीकी ने पहले मैनुअल और समय लेने के तरीके की जगह लेगी। इंडेक्स के बारे में बात करें तो विवरण इंडेक्स कार्ड एक गैर वैधानिक चुनावेतर सांख्यिकीय रिपोर्ट के रूप में है। इसे निर्वाचन आयोग ने स्वतः पहल करते हुए विकसित किया है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य इसका है कि निर्वाचन क्षेत्र के स्तर चुनावी डेटा को संशोधित करने और शिक्षा विवादों, पत्रकारों, नीति निर्माताओं, आम जनता के हितधारकों के लिए सहज और सुलभ बनाना है। यह प्रणाली उम्मीदवारों की सूची और मतदाता और प्राप्त वोट, पार्टी और उम्मीदवार का मत प्रतिशत, पुरुष महिला मतदार पैटर्न, क्षेत्रीय मतदान आदि को साझा करेगी। यह प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ावा देगी और चुनाव गहन शोध करने में सहायक साबित होगी। इससे सहज और सुनिश्चित लोकतांत्रिक विचार विमर्श को बल मिलेगा। ये हम लोगों ने बात की इंडेक्स कार्ड। अब हम बात करेंगे राफेल। नेक्स्ट न्यूज है राफेल। यह क्यों चर्चा में है? डसाल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच सहयोग समझौते के तहत भारत ने राफेल लड़ाकू विमान के फ्यूसेलाज का निर्माण किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बाद यह पहला देश बन जाएगा जहां राफेल का फ्यूसेलाज का निर्मित होगा। फ्यूसेलाज यह विमान का केंद्रीय संरचना भाग होता है जिसे मुख्य रूप से घटक स्थित होते हैं। अगर हम राफेल विमान के बारे में बात करें तो यह द्विन जेट वाला 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान की विशेष क्षमताएं निम्नलिखित हैं। यह रडार की पकड़ में कम आना और सुपर क्रूज मिसाइल की क्षमता बिना ऑर्बिट बर्नर सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है। सभी गति स्तरों को दिशा बदलने की क्षमता। भारत वायुसेना ने पहले 36 राफेल जेट परिचालन कर रही है। भारत नौसेना 2030 तक 26 राफेल मरीन जेट्स भी शामिल करेगी। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ये क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अरावली ग्रीन परियोजना के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी वनीकरण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अरावली पर्वत श्रेणी उसे बाहर किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों मेरी लाइफ ऑफ पोर्टल जियो टैग निगरानी की जाएगी। अगर हम अरावली ग्रीन बेल्ट परियोजना के बारे में डिटेल देखें तो यह परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण की व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। इसका लक्ष्य है भूमि निम्नीकरण और मरुस्थली को रोकना। इस परियोजना के तहत अरावली पर्वत में लगभग 700 किमी लंबी एक सतत ग्रीन बेल्ट लगभग 5 किमी चौड़ा बफर जोन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अरावली पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे प्राचीन श्रेणियों में से एक है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक विस्तृत है। परियोजना के उद्देश्य की बात करें तो धार मरुस्थल के पूर्व की ओर होने वाले विस्तार को रोकना, कार्बन पृथक्करण, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन मतलब UNCCD, जैव विविधता कन्वेंशन CBD, जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जैसे समझौते के प्रति भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में योगदान देना है। नेक्स्ट न्यूज है भारतीय मध्यस्थता परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन ACI लंदन अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान सप्ताह LIDV 2025 के दौरान भारत के मध्यस्थता परिषद ICA ने भारत के यूनाइटेड किंगडम वाणिज्य विवादों के मध्यस्थता के विषय में अपने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। अगर हम ICA के बारे में जानें
तो आईसीए भारत का प्रमुख मध्यस्थता संस्था है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। यह वैधानिक स्थिति की बात करें तो यह सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी शामिल हैं। उद्देश्य है व्यावसायिक विवादों को शीघ्र वहन और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना। यह विशेष रूप से सामुद्रिक मध्यस्थता की विशेषज्ञता रखती है। आईसीए वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर क्षेत्र के शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। नेक्स्ट न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय, जिसे हम आईसीसी के रूप में जानते हैं। इजराइल के खिलाफ जांच शुरू करने के लेकर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय आईसीसी के न्यायाधीशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंध लगाए न्यायाधीशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय के क्षेत्र के नया तनाव उत्पन्न हो गया है। अगर हम आईसीसी के बारे में जानें तो इसकी स्थापना 2002 में रोम संविधि के तहत की गई थी। हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में। इसका अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से तक सीमित रखता है जो देख सकते हैं। नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध शामिल हैं। यह केवल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, देश के समूहों पर नहीं। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। इसकी सदस्यता स्थिति के बाद में बात करें तो हम भारत इसका आईसीसी का सदस्य नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत आईसीसी का सदस्य है तो लगाना है नहीं। नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल। ये क्या है? पर्यावरण मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के पूर्व संस्था राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में जाने तो यह समग्र अवशिष्ट ट्रैकिंग। यह पोर्टल कचरा बीनने वाले लोगों से लेकर अवशिष्ट प्रसंस्करण को निपटान और संपूर्ण प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन तंत्र को ट्रैक करेगा। यह राष्ट्रव्यापी डेटाबेस को देश भर के शहरी, स्थानीय, जिला पंचायतों में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन डेटा पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे बेहतर योजना बनाने में अवशिष्ट प्रबंधन में मदद मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज है फ्यूजेरियम ग्रेमिनियम। ये क्या है? हाल ही में एक चीनी नागरिक पर साजिश रचने और शक्तिशाली रोगजनक पादप फ्यूजेरियम ग्रेमिनियम तस्करी करके अमेरिका ले जाने का आरोप लगा। इस घटना से कृषि आतंकवाद संबंधी चिंताओं को बढ़ोतरी की है। कृषि आतंकवाद का अर्थ है कृषि को नष्ट करने के लिए जानबूझकर जैविक एजेंडे का उपयोग किया जाता है। फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम के बारे में, यह एक ओसोमाइसीटीज कवक है जो गेहूं और चावल, ओट्स जैसे अनाजों फसलों में फ्यूजेरियम हेड FHB रोग लगाता है। नेक्स्ट, यह न केवल फसल को पैदावार की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अनाज को माइकोटॉक्सिन से भी प्रदूषित करता है जो पशुओं मनुष्यों दोनों के लिए खतरा है। अगर हम जय आतंकवाद के खिलाफ फ्रेमवर्क की बात करें तो यह बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC 1975 के प्रभाव में आया था। ऑस्ट्रेलिया समूह, यह एक औपचारिक समूह है जो रासायनिक और जैव विविधता हथियारों के प्रसार जोखिम को कम करने और राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण कानून का समन्वय करता है। नेक्स्ट न्यूज है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य। इसके बारे में देखते हैं। तमिलनाडु के धनुषकोडी ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य हजारों प्रवासी आदिभूमि पक्षियों के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साथ महत्वपूर्ण विश्राम स्थल संरक्षित करना है। तमिलनाडु में। अगर हम ग्रेट
कोप्टेरस रोजेस के बारे में बात करें तो इसकी आयुसन लिस्टकर्सन है। यह अफ्रीका, एशिया और पश्चिम एशिया और दक्षिण यूरोप में वितरण है। इसके प्रवास की बात करें तो यह प्रजाति उथली लवणी और क्षारीय आर्द्र भूमियों में प्रजनन करती है। इसकी विशेषता की बात करें जब यह ग्रेटर फ्लेमिंगो प्रजनन का मौसम नहीं होता, मतलब जब ग्रेटर फ्लेमिंगो का प्रजनन का मौसम नहीं होता तब यह पक्षी दूर तक यात्रा करते हैं। हालांकि यह फिलोपेटिक है, यानी बार बार उसी स्थान पर लौटता है या उसके आसपास ही रहता है जहां प्रजनन करता है। गुजरात के विशाल कच्छ के रण के कच्छ मरुस्थलीय वन्यजीव अभ्यारण्य अनोखा संरक्षित और क्षेत्र है जो दक्षिण एशिया ग्रेटर फ्लेमिंगो एकमात्र प्रजनन स्थल है। यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्लेमिंगो सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोज की तरह या एक कंट्री के बारे में बात करते हैं या एक महान व्यक्ति के बारे में या किसी ऐसे स्थल के बारे में। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है योजना। नमस्ते योजना केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारण मंत्रालय MOSJE नमस्ते योजना के तहत कचरे बिनने वाले की प्रोफाइलिंग के लिए राष्ट्रीय डिजिटल एप्लीकेशन बेस्ड फिगर एनिमेशन ऐप लॉन्च किया। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना के बारे में देखें। लॉन्च यह 2023 से 24 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया है। उद्देश्य है शिविर और सेफ्टी टैंकों के जोखिमपूर्ण तरीके से सफाई में लगे लोगों को औपचारिक रूप देना और उनका पुनर्वास करना। संयुक्त कार्यान्वयन यह योजना सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय और आवास शहरी मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। नेक्स्ट राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास NSKFDCC पर सेफ्टी टैंक कर्मचारियों SSW के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। जून 2024 में इसके दायरे को बढ़ाकर इसे कचरा बिनने लोगों को भी शामिल किया गया है। यह रहा 6 जून 2025 का न्यूज। इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, कृपया आप लोग रीड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यह कैसी लगी वीडियो और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर